बच्चों, आज हम तुम लोग को पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 3 समाप्त हो चुका है। पाठ 4 का है गुरु शिष्य का संबंध और वर्तमान शैक्षिक परिवेश में तनाव के कारण एवं निवारण। ये आपके सामने इसके बारे में पूरा बताने जा रहे हैं। गुरु और शिष्य का संबंध आप लोग जानते हैं। गुरु कौन होता है? एक टीचर होता है। और शिष्य कौन होता है? वो बच्चे होते हैं। उनका संबंध कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। जब गुरु अच्छा है तो हमारे शिष्य बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे, और जब गुरु ने अच्छा होगा, गुरु ने वो करेगा, तो शिष्य भी जो है, बच्चे भी जो है, उनका आदर नहीं करेंगे। और संबंध वर्तमान में, मतलब वर्तमान में अभी संबंध कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। कि बच्चा अगर एक बार पूछता है तो टीचर का ये कर्तव्य है, उसमें पता है। 2 बार पूछता है, दूसरी बार, 3 बार पूछता है, चौथी बार, 5वीं बार भी पूछे तो भी बताना चाहिए। उसे कभी भगा नहीं देना चाहिए। और गुरु का ये होता है कि कमज़ोर बच्चों को खोज के अच्छे बच्चों के साथ लगा देना चाहिए कि वो भी एक अच्छा शिष्य बच्चा बन जाए। और तभी गुरु का बहुत महान होता है। ये नहीं, गुरु को ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे वो टीचर का काम मत करना, ये मत करना, अपने क्लास में जो सजावट कर रहे दूसरे को मत बताना, दूसरी टीचर, ये सारी काम हम गुरु का नहीं होता है। गुरु को और प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो बच्चे, वो लोग कितना अच्छा कर रहे, इससे भी अच्छा तुम कर सकते हो तो करो। प्रोत्साहन देना चाहिए। जब एक धावक दौड़ता है तो उसको यही बताया जाता है, उसका पीछा करो, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। तब दौड़ते जाओगे तो अपनी मंजिल तक जो है वो आ जाओगे। तो ये गुरु का ही कर्तव्य है। और उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, गुरु और शिष्य का संबंध व्याख्या करने में पहले यह जान लेना आवश्यक है उसी समय छात्र की स्थिति क्या थी और शिक्षक कैसे होते हैं। गुरुकुल में क्या संबंध होता है, व्यवस्था होता है। ठीक है, आपको टीचर को देख के बच्चे समझ जाते हैं किस टाइप की टीचर है। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के टीचर को हर बात करनी चाहिए और उसका संबंध बहुत अच्छा रहे। गुरुकुल में भी, मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या होता था कि जंगलों में मठ बना के जो रहते थे, सिखाते थे, वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पे हर एक चीज़ की शिक्षा दी जाती, घोड़सवारी की, दौड़ की, और तीर कमाल की, ये क्या क्या नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें दी जाती थी। मछली मारना, ये सारा चीज़ होता था। इस अवस्था में वो शरीर मानसिक माध्यमिक उन्नति करता था। गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में गुरु के अनुशासन से रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। उस समय इंद्रियां, आँखों से और ये सारी चीज़ों से वो देखता था, और कठोर भी होता था। और ये सारी चीज़ जो होता है उसके अंदर, एक शिष्य के अंदर रहता था कि किस समय वो प्यार दिखाए, किस समय कठोरता की बातें करे, ये सारी चीज़ उसके अंदर रहता था। और उसका भोजन सादा होता था। क्या होता था? बच्चों का भोजन और शिष्य का भोजन सादा होता था मठ में। और ये मांस, मदिरा, गंधक, रस और स्त्री आनंद, इसके लिए नीक बात है। ये सारी चीज़ें जो होती थी व्यर्थ होती थी, इसको नहीं करना पड़ता था, उससे बहुत दूर रहना पड़ता था। और उसके बाद समय के यह प्रथा समान होती है। और शीतकाल तथा नाल काल में विश्वविद्यालय में बड़े भंडार में से ही उसे भोजन लेना होता था। और शिक्षा को अनियमित सिर से होना पड़ता था। गुरु की स्थिति क्या होती थी? गुरु की स्थिति इस काल में गुरु के बड़े विद्वान अपने विषयों के विशेष आज्ञा हुआ करते थे। उसका सम्मान में उच्च स्थान रहता था। यदि वह राज्य के दरबार में जाते थे तो राजा खड़े होकर उनका सम्मान करते थे। क्या होता था? गुरु जब
राजा के दरबार में जाते थे तो उनका सम्मान करता था। उस समय गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता था। क्या होता था? गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ऊंचा माना था, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा हो। चाहे वो गुरु एक दिन के लिए कुर्सी पे बैठ के बच्चों को पढ़ाता था, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे हमेशा के लिए, लेकिन गुरु होता था, शिष्य होता था। इसी में जो है एक श्लोक के रूप में महिला का वर्णन करते हुए लिखा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षी परम ब्रह्मा तत्व श्री गुरु देव में नमा मतलब उनको नमस्कार करते थे। उसी प्रकार गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश शिवा है और गुरु ही के साक्षात परम ब्रह्मा। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, मतलब उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। कबीर दास जी ने गुरु के विषय में भी उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। और कबीर दास कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं और काके लागू पाए, मैं किसका पैर छूं, सबसे पहले मैं किसका पैर छूं? तो बलिहारी गुरु आपको, मैंने बलिहारी मतलब वो कहते हैं गुरु का मैं सबसे पहले पैर छूंगा। उसके बाद गोविंद दिए बताए, उनको जो है बता देते हैं गोविंद दिए। ईश्वर से पहले जो है गुरु का पैर छूते हैं, कबीर दास ने भी कहा है। और प्राचीन काल में कृपाचार्य, अद्रोचार्य और ये सारे चीज जो होते थे सिखाया जाता था। गुरु को बहुत बड़ा महत्व देता था। आज के युग में नहीं गुरु को महत्व देते हैं। आज का युग जो रहता है, क्या होता है कि बच्चे गुरु को नहीं सबसे पहले मानते हैं, पहले अपने मानते हैं। क्या होता है, जब चलते थे तो बच्चे रुक जाते थे, पहले गुरु आगे निकलता था तब शिष्य निकलते। नहीं, आज क्या है, बच्चे पहले भाग जाते हैं और बाद में टीचर जाती है। बस चलता है तो धक्का मार के निकल जाते हैं, ये होता है। और टीचर के आने पे जाने पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये गुरु का आदर करते हैं। और ये नहीं है कि गुरु ही एक बहुत बड़ा महान आदमी होता है। गुरु क्या करता है, वो नीचे से ऊंचा कर देता है और ऊंचे से नीचा वो आपको कब बना देगा आप खुद नहीं जान सकते हैं। तो ये गुरु जो होता है, गुरु का इसलिए हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे गुरु कैसा भी हो। गुरु और छात्र की स्थिति, गुरु और छात्र की स्थिति क्या होनी चाहिए? ऊंचा नीचे, गुरु ऊपर छात्र नीचे। ये नहीं कि छात्र ऊपर गुरु नीचे, ये नहीं, उसकी स्थिति जो है एक समान नहीं होती है। अब क्या है, सिस्टर और टीचर में कितना अंतर होता है? क्या हम सिस्टर के कुर्सी पे जाके बैठ सकते हैं? नहीं। गुरु और छात्र की स्थिति, गुरु और छात्र की स्थिति उस समय दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो निरंतर गुरु के आश्रम में रहकर और विद्या अध्ययन करते हैं, उसका जीवन गुरु के जीवन के साथ ही घुल मिल जाता है। ठीक है ना। कभी कभी छात्र के साथ गुरुकुल का बात कर रहे हैं कि वो घुल मिल जाता है। अब जैसे कि किसी छात्र का नाम बहुत याद हो जाता है तो टीचर क्या करती है, उसी बच्चे को बुलाती है, उसी को काम देती है, सारे बच्चों को नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अरे उसको बहुत ज़्यादा मान रहे, उसको बहुत, क्योंकि नहीं, कोई बच्चा टैलेंट होता है, जो काम हमेशा स्मार्ट होता है वो जल्दी जल्दी कर देता है। तो उस बच्चे को, और जो बच्चा अगर करना चाहता है तो कोई टीचर मना नहीं करती है कि तुम मेरे पास मत आओ और तुम अगर कर सकते हो तो तुम करो, इसका ही होता है। और उसके बाद उसका जीवन गुरु के जीवन के साथ साथ घुल मिल जाता है और उसे अंतवासी कहा जाता है। और उसको गुरु के आश्रम में कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है। तो जब घुल मिल जाता है तो ये नहीं कि एकदम हंसी मजाक और एकदम दोस्त के समान, उसे कठोर से कठोर शासन का पालन करना पड़ता है। वो डांट भी सुनता है, वो कार्य भी करता है, ये सारी चीज़ों का जो है वो समाधान करता है। और उसके बाद जो होता है घुल मिल जाता है और इस अवस्था में वे ब्रह्मचार्य के रूप में त्यागमय और
तपस्या करने के रूप में रहते हैं। शिक्षा समाप्त करने पर जब वे अपने घर लौटते हैं तो उनका सम्मान वर्तमान होता है और गुरु के वैधानिक देख रेख और संस्था के शिष्य उत्तम होता है। सभी छात्र बड़े शीलवास और सहित परोपकारी, त्यागी और तपस्याई, सेवा भाव और परिश्रम, अनुशासनीय और सदाचार्य चरित्रवान हुआ करते थे। ये सब जो है चरित्रवान हुआ करते थे, परोपकारी होते थे, शक्तिशाली होते थे, किसी काम में पीछे नहीं हटते थे गुरु के। ये सारी चीज़ों का जो है आदर करते थे। उसके बाद गुरुकुल में प्राणी, गुरुकुल माने जहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती, अलग माँ बाप से अलग, हॉस्टल टाइप का जो बोलते हैं ना, उसको गुरुकुल बोलते हैं। उस समय में क्या कहते थे, गुरुकुल कहते थे। अब जो है हॉस्टल बोलने लगे कि हॉस्टल में रह के बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, अनुशासन हर एक चीज़ देख रेख करेगा, उसको कहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ब्रह्मचारियों के प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। कुछ गुरुकुल में आश्रम नगरों में, गांव में और कोलाहल में दूर प्राकृतिक सौंदर्य में माध्यम बनाने में और शक्तिशाली और स्थानों में हुआ करते थे। और ऐसे स्थान में विद्यालय चित्तपूर्ण एकत्र होकर चिंता में और स्वास्थ्य में वातावरण में भली भांति विद्या अध्ययन करते थे। ये सारी चीज़ें जो है गुरुकुल में अध्ययन करते थे। और उसके बाद जो है वो ऐसा मतलब अध्ययन करते थे कि गरीब का पुत्र अपने गरीबी की स्थिति में भूलकर विद्या अध्ययन करता था। और ये होता था कि गरीब का भी बच्चा गुरुकुल में अध्ययन करता था, ये उसको गरीब नहीं मतलब वो करता था, साबित करता था। क्योंकि जो है अध्ययन करना, अब कैसे विद्यालय में क्या है, तो बच्चे गरीब भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, अमीर भी होते हैं और सारी चीज़ होती है, तो उनका जो होता है वो पालन करते हैं। और इसमें जो है उसको गुरुकुल में सम्मान मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थी परस्पर प्रेम, सहानुभूति थी और विज्ञान और समय के सभी छात्र गुरुकुल में ही रहते थे। ठीक है, सभी छात्र क्या करते थे, गुरुकुल में ही रहते थे, समय से पढ़ते थे, समय से खेल करते थे, समय से हर एक कार्य करते थे और उनको कठोर से कठोर जो है परिश्रम करना पड़ता था। यही गुरुकुल के अंदर आता है। मध्यकाल में संबंध। मध्यकाल में संबंध क्या होता है? मध्यकाल में गुरु और शिष्य का संबंध है। मध्यकाल में शिक्षा, मुसलमान संस्कृति का अभाव पड़ा। फिर भी गुरु शिष्य के संबंध में सभी प्राचीन भारत के पर प्रभाव विद्यमान था। मतलब मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए, सांस्कृतिक की चीज़ कराया जाए तो वो पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि गुरुकुल में या गुरु उसमें रहते थे तो जो चीज़ सिखाया जाता था उसी के बारे में करते थे। ये नहीं कि हमको कोई चीज़ सिखाया जा रहा तो हम नहीं करेंगे, भाई ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद क्या होता था, किंतु प्राचीन काल में जैसा कठिन अनुशासन शिक्षा केंद्र में नहीं रह सकता था, इस काल में बनारस, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या और नदियाँ और स्थिर कश्मीर और श्रीनगर हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। प्राचीन काल में जैसे शिक्षा आश्रम नहीं थे, गुरु मुख्य रूप से निजी अवस्था में रहते थे, उनका उतना ही सम्मान नहीं रहता था जितना प्राचीन काल में था। शिष्य में भी गुरु के प्रति सम्मान में कभी भी आ गई थी। ये सारी चीज़ें जो होता है हमको इसमें सिखाया जाता है, गुरु और शिष्य। उसके बाद आधुनिक काल का संबंध। आधुनिक काल का संबंध जो आजकल के युग में है, आधुनिक माने आजकल के युग में है। आजकल के युग में बहुत कुछ बदल गया। पुराने समय में जो था मोबाइल नहीं था, मोबाइल की जगह लेकिन रेडियो था।
रेडियो से समाचार सुनते थे, रेडियो से गाना सुनते थे, रेडियो से नाटक सुनते थे। आज के युग में टीवी हो गया है, मोबाइल हो गया है, इंटरनेट हो गया है, और इंटरनेट के द्वारा ही हम लोग आपको पढ़ा पा रहे हैं। नहीं तो अगर इंटरनेट नहीं होता और ऐसी परिस्थिति आ जाती तो हम लोग क्या करते? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सरकार ने ऐसा उपाय सोचा कि आप लोग इंटरनेट से हम लोग पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे कि नहीं मोबाइल से नहीं पढ़ना है, मोबाइल से कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना वो। लेकिन अब क्या बच्चों मोबाइल ले लो, मोबाइल से ही तुमको सब काम करना है। तो ये बहुत अंतर है, ये आधुनिक युग में आ गया। हम लोग कुछ अब नहीं बोल सकते हैं। पहले चेकिंग होता था, कौन बच्चा मोबाइल लाया उसको जो है सजा मिलती थी। अब चेकिंग होगा, मोबाइल निकलेगा, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। कहेंगे कि भाई इंटरनेट उसके लिए लाए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए लाए हैं। तो अब क्या है, अब जो है अब सरकार की जो बातें योजनाएं हैं उस पे हम लोग को चलना है, ना कि अपनी योजना के अनुसार। ये आधुनिक युग का है। और इसके बाद जो है आधुनिक युग में, आधुनिक काल में गुरु और संबंध प्राचीन काल में जैसा नहीं रहा। आज का समाज पहले से अधिक जागरूक हो गया है। पहले से क्या हो गया, जागरूक हो गया है। पहले गांव देहात के बच्चे कहाँ पढ़ते थे? स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाया था, उनके गुणों को देखा जाता था। कितनी गुणवान है, खाना पका सकती है कि नहीं, झाड़ू बर्तन पोंछ सकती है कि नहीं, गाय को चारा खिला सकती है कि नहीं, घर द्वार साफ सुथरा रखती है कि नहीं। अब नहीं, अब आपको घर का भी सब काम करिए, और अगर पढ़ाई भी करना है, हर एक माँ बाप जो है पढ़ा रहा है, अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ नहीं तो अपनी एक जमीन बेच के अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, डॉक्टरी पढ़ा रहा है, ये सारी चीजें पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे जैसे ना बने और आगे बढ़े। हमको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है कि बेटा इस लाइन में हो, हाँ बेटा और करो और करो। अगर माँ बाप उसी में खुरपेश करेंगे, माँ बाप उसी पे बोलेंगे, बच्चा चिढ़ के एक दिन क्या होता है, छोड़ देता है, नहीं हम नहीं करेंगे, आप मेरा क्या कर लेंगे। और बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, जिद बांध देते हैं, नहीं करते, छोड़ देते हैं। माँ बाप बोलते रहते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए माँ बाप को बहुत सोच समझ के बच्चों के साथ हर एक बात करनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग, आजकल का युग बहुत कुछ बदल दिया है। उन्हीं के अनुसार हमको चलना है। ये नहीं कि पहले के माँ बाप बोल देते थे बेटा यहीं खड़े रहना, और हम लोग खड़े भी रहते थे। ये है, हर बात पूछ के करते थे। आज के बच्चे नहीं, आजकल के बच्चे नेट खोले, ये खोले, तुरंत देखे टीचर पढ़ाई, नहीं भाई टीचर पढ़ा रही हो गया, तुरंत नेट खोले, इससे अपना वो कर लिए। ये सारी चीजें तो उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार चलना है। तो ये जो है आधुनिक काल में हमको जो है करना है। और जैसे ये जो राजनीतिक विज्ञान का छात्र था और हॉस्टल में रहता था। मैं इस बार बीमार पड़ गया। डॉक्टर दुबे मुझसे देखने आए और हॉस्पिटल आए और रात भर मेरे पास बैठे रहे और पानी पिलाना और दवा देना और डॉक्टर से बात करने का भी काम करते रहते थे। और तथा गुरु और शिष्य के प्रति स्नेह और तथा संपर्क का भाव। मतलब गुरु और शिष्य, गुरु जो था वो बीमार पड़ा और शिष्य जो था वो डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर जो था वो शिष्य अपने टीचर के पास आके जहाँ भर्ती था उनको दवाई पिलाना, उनको समय से भोजन खिलाना, समय से और बात करना। क्यों इतना आदर किया? क्योंकि उसी ने पढ़ा के हमको इस योग बनाया था कि हम डॉक्टर बन गए। तो वो भूला नहीं। आजकल के बच्चे क्या है, हम देख के टीचर को कतरा जाते हैं, किनारा कसने से हैं, चले जाते। और कोई से बच्चे बस दौड़ के आते हैं, तुरंत पैर छूते हैं, अपना सलाम करते हैं, पूछते हैं कि मिस कैसी हैं, क्या हाल चाल है। आजकल की और बहुत से बच्चे क्या होते हैं, देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं, तो दुख लगता है। और जानते हो जब दुख लगता है तो शिष्य के मुंह से अगर कोई ऐसा अब्द शब्द निकल जाता है तो वो मान्य कभी ना हो जाए। इसलिए हमेशा गुरु को देख के तुरंत दौड़ना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए,
गुरु जैसा भी हो, गुरु गुरु होता है। और पानी पिलाना, दवा देकर और डॉक्टर की बात करने पर भी काम करते रहे। गुरु और शिष्य का प्रति स्नेह तथा संपर्क का भाव आज के समय में ऐसा गुरु मिलना संभव नहीं है और उसका प्रत्येक छात्र के साथ ऐसा ही व्यवहार है जो हॉस्पिटल वार्ड के रूप में वे प्रत्येक छात्राओं को मिलना, सुख और दुख का ध्यान देना। मतलब कि हमको सुख और दुख का ध्यान जरूर देना चाहिए, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो गुरु हो। गुरु को भी अगर बच्चा बीमार पड़ा है तो उसको पूरा उसका ध्यान देना चाहिए, उसके सुख दुख को सुनना चाहिए, उसके भावनाओं को सुनना चाहिए। अगर समय पड़े तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दवाई और आदि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु और शिष्य का संबंध बहुत बड़ा होता है। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। इसलिए हम लोग को दोनों को मिल के ही काम करना चाहिए और जब मिल के काम करते हैं ना तो बहुत आसानी से हो जाता है और प्रेम के साथ करते हैं। ये नहीं कि दूसरे टीचर का उससे कुछ बोलना, उसके टीचर से, ये सब काम के लिए हमको बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उन्हें डांट के भगा देना चाहिए। और स्कूल में हर बच्चा एक बराबर होता है, चाहे वो छोटे घर से आए चाहे वो बड़े घर से आए, सब एक दूसरे को देख के सीखता है। चाहे वो टीचर भी हो, नई टीचर आती है तो वो सीखती है और नया बच्चा आता है तो वो सीखता है। और बहुत से बच्चे स्मार्ट होकर निकलते हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। और हमें सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो अपने टीचर का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हर पल हर क्षण बच्चे पूछते हैं और देखने को क्या, टीचर्स डे में ही देखने को बहुत कुछ मिल गया हम लोग को। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे बच्चे इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा मतलब रिकॉर्डिंग करके सब भेजे कि हाँ, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग स्कूल में हैं कि घर पे हैं। हमको तो लग ही नहीं रहा था घर पे, हम लोग लग रहा था कि स्कूल में बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो किसका सबसे बड़ा हाथ था? प्रिंसिपल का हाथ था। वो गुरु थे, सब बच्चों के सबकी मालिक थे। उन्होंने किस तरह से बच्चों को जुटाया, किस तरह से बच्चों को बताया कि कैसे करना। और सभी बच्चे बहुत अच्छा टीचर्स डे मनाए। सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद और सभी को मेरा बाय बाय।